हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो मैं फिर एक नए लेक्चर के साथ लेकर के आई हूँ और आज की हमारी लेक्चर रहेगी बिजनेस फाइनेंस की एक टॉपिक एडीआर और जीडीआर के ऊपर। आज हम एडीआर और जीडीआर के पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और समझेंगे डिटेल्स में कि एडीआर और जीडीआर की क्या होती है। तो आज की लेक्चर इसी पे बेस्ड रहेगी और चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एडीआर और जीडीआर क्या होती है। तो सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ आएगी एक एग्जाम्पल लेके थ्रू। तो पहले हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि एडीआर और जीडीआर होती क्या है। देखिए, एडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले एडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और जीडीआर की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो एडीआर एक अमेरिकन कंपनी इशू कर सकती है और जीडीआर एक अदर देन अमेरिकन कंपनी इशू कर सकती है। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, कोई भी एक इंडियन कंपनी होती है, वो अगर उसे फॉरेन करेंसी चाहिए, अगर उसे फॉरेन करेंसी चाहिए, क्यों चाहिए? या तो वो उस फॉरेन करेंसी का यूज़ करेगी इंपोर्ट में, या तो उस फॉरेन करेंसी का यूज़ करेगी किस लिए? इंपोर्ट करेगी प्लांट एंड मशीनरी बाहर से, उसके लिए चाहिए, उसे पेमेंट करना होगा। प्लांट एंड मशीनरी वगैरह जो भी प्लांट सेटअप करने के लिए मंगवाएगी वो। और क्यों चाहिए? क्योंकि ताकि वो टेक ओवर कर सके किसी फॉरेन कंपनी को। फॉरेन कंपनी को टेक ओवर करने के लिए हमें वहाँ जिस जिस कंपनी को भी हम टेक ओवर कर रहे हैं, उसे तो हमें डॉलर्स देना होगा। वो इंडियन रुपीस तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इसके लिए भी हमें यूएस डॉलर चाहिए। तो ये पर्पस रहता है, हमें फॉरेन करेंसी की नीड एक इंडियन कंपनी को कब कब पड़ सकती है। या तो कुछ इंपोर्ट करे, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस करे उसके लिए, या तो कुछ उसे इंपोर्ट करना हो, या फिर वो किसी फॉरेन कंपनी को टेक ओवर करे। तो जब भी एक इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को मान लीजिए टेक ओवर करती है, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिखाने की कोशिश की है कि एक इंडियन कंपनी है रिलायंस। रिलायंस ने क्या किया? एक यूएस की कंपनी को टेक ओवर किया। रिलायंस ने क्या किया? यूएस के कंपनी को टेक ओवर किया। यहाँ पे टेक ओवर करने का सोचा। तो टेक ओवर करने का सोचा तो जो भी यूएस की कंपनी थी, उसे यूएस डॉलर में पेमेंट करना है। वो तो इंडियन रुपी एक्सेप्ट करेगी नहीं। वहाँ के जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उस कंपनी के, यूएस कंपनी के, वो तो उन्हें तो डॉलर चाहिए। तो अब एडीआर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट तो वहाँ जाके एडीआर इश्यूज नहीं कर सकते। कुछ प्रोसेस, हमें कुछ पेपर वर्क्स के जरिए वहाँ पे एडीआर इशू करना पड़ता होगा। तो रिलायंस कंपनी क्या करेगी कि एक इंडिया की कोई भी एक बैंक के पास जाएगी जो फॉरेन डिपॉजिटरी का काम करेगी, कस्टोडियन बैंक के पास जाएगी। उस बैंक का ना कोई भी बैंक हो सकती है, चाहे वो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोई भी बैंक हो सकती है। तो ये रिलायंस कंपनी जाएगी एक कस्टोडियन बैंक के पास जो कि इंडिया में होगी। कस्टोडियन बैंक के पास जाएगी जो कि इंडिया में होगी। ये बैंक कोई भी, मान लीजिए एचडीएफसी है, ठीक है। तो अभी ये रिलायंस कंपनी एचडीएफसी के पास जाकर के बोलेगी कि मुझे उस कंपनी को टेक ओवर करना है, उसके लिए मुझे डॉलर्स चाहिए, ठीक है। तो वो कस्टोडियन बैंक क्या करेगी? तो वो बैंक तो ऐसे ही आपको इशू नहीं करेगी। ऑब्वियस सी बात है, आपको कुछ अंडरलाइंग रखना पड़ेगा, अपनी कुछ एसेट्स, कुछ भी इक्विटी शेयर्स। बिना अंडरलाइंग के आपको वो इशू नहीं करेगी। इसे सिक्योरिटीज चाहिए इस बैंक को। तो रिलायंस क्या करेगी? अपनी इक्विटी शेयर्स या कुछ भी अंडरलाइंग एसेट्स, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, ये कुछ इसको
इस कस्टोडियन बैंक को दे देगी। मान लीजिए इक्विटी शेयर्स, अपने इक्विटी शेयर्स रिलायंस ने कस्टोडियन बैंक के पास अंडरलाइन रखा। अंडरलाइन रखने के बाद अब ये कस्टोडियन बैंक क्या करेगी, रिलायंस को ऑथराइजेशन लेटर इशू कर देगी। ऑथराइजेशन लेटर इशू कर देगी, ठीक है। वो ऑथराइजेशन लेटर जो इशू होगी, ये वाली, ये क्या करेगी, रिलायंस कंपनी लेके फिर जाएगी उस यूएस कंपनी के पास, ठीक है। प्रोसेस को मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझे। इंडियन कंपनी को फॉरेन करेंसी की नीड क्यों होगी, क्योंकि जब वो अपने किसी कंपनी को मान लीजिए टेक ओवर कर रही है, जैसा कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, तो टेक ओवर करने के लिए उसे फॉरेन करेंसी चाहिए, तो डायरेक्ट तो मिल नहीं सकती हमें, तो हमें अपने ही इंडिया के कस्टोडियन बैंक के पास जाना पड़ता है और उसके पास अपने कुछ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ये सब अंडरलाइन रखने पड़ती है एज अ सिक्योरिटी, ताकि उस बैंक को भी सिक्योरिटी मिले। एज अ सिक्योरिटी हम वहाँ कुछ अंडरलाइन रखेंगे, तो ये बैंक, ये जो कस्टोडियन बैंक होती है, ये क्या करेगी, हमें ऑथराइजेशन लेटर इशू कर देगी, ठीक है। ऑथराइजेशन लेटर हमारे पास जैसे ही इस कंपनी के पास आया, रिलायंस के पास, वो इस लेटर को लेके कहाँ चली जाएगी, ये इस यूएस कंपनी के पास, ठीक है। अब वहां जा करके वो क्या करेगी, वहां डायरेक्ट उस कंपनी के पास नहीं जाएगी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कस्टोडियन बैंक होता है, यहाँ पे फॉरेन में हमारे पास फॉरेन डिपॉजिटरी होती है, फॉरेन डिपॉजिटरी होती है, ठीक है। इस फॉरेन डिपॉजिटरी के पास जाएगी रिलायंस कंपनी, और फिर इस डिपॉजिटरी के पास जाकर के बोलेगी कि ये ऑथराइजेशन लेटर इस डिपॉजिटरी को देगी और बोलेगी कि मुझे एडीआर इशू कर दो। तो ये डिपॉजिटरी उस ऑथराइजेशन लेटर के बेसिस पे वो इशू कर देगी एडीआर्स। आप कितने भी एडीआर्स इशू करा सकते हैं। मान लीजिए एक 5 इक्विटी शेयर्स के बदले, 5 इक्विटी शेयर्स के बदले उसने एक एडीआर इशू किया, तो ये रेशियो बन जाती है, 5:1 की रेशियो बन गई। मैंने अपना 5 इक्विटी शेयर्स कंपनी का दिया उस, और उसने मुझे एक एडीआर इशू कर दिया, फॉरेन, जो भी फॉरेन डिपॉजिटरी रही, ठीक है। तो ये एक रेशियो बन जाता है। तो ये फुल प्रोसेस है एडीआर इशू करने का, कि एडीआर इशू क्यों होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दिया। याद रखिए, हमारी इंडिया की एक कंपनी होती है, उसे जब एडीआर इशू करना रहता है, वो कस्टोडियन बैंक के पास जाती है, वहां पे कुछ अपनी इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स अपनी अंडरलाइन रखती है, उस बैंक से ऑथराइजेशन लेटर लेती है, और फिर वो लेटर लेकर के वो फॉरेन डिपॉजिटरी के पास जाती है, यूएस कंपनी की, और वो फॉरेन डिपॉजिटरी हमें एडीआर इशू करती है, जो भी हम अपना ऑथराइजेशन लेटर के बेसिस पे जा रहे हैं उसी पे, ठीक है। तो ये थी फुल प्रोसेस कि एडीआर कैसे इशू होते हैं, और एडीआर इशू अमेरिकन कंपनी के ही द्वारा होते हैं, ठीक है। तो इसे आप क्लियर रखें माइंड में। अब हम पढ़ते हैं इसके थ्योरी को, तो हमें ज्यादा क्लैरिटी से समझ आएगी, इसीलिए मैंने पहले आपको एक एग्जांपल से कॉन्सेप्ट को समझाया, और अब हम इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, एडीआर, एडीआर क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, मैंने आपको जैसा बताया ये फुल फॉर्म है, एंड इट इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन द शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। अब आपको ये लाइंस अच्छे से समझ आएगी वो एग्जाम्पल समझने के बाद। बट इट इज ट्रेडेड ऑन अ यूएस स्टॉक एक्सचेंज, ये कहाँ ट्रेड की करेगी, यूएस स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि एडीआर यूएस में ही इशू की जाती है, अदर देन यूएस वो जीडीआर इशू होती है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन डायरेक्टली बाय और सेल एडीआर एज इफ दे वेयर द शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कॉर्पोरेशन, वो डायरेक्टली बाय और सेल कर सकती है फॉरेन इन्वेस्टर्स,
ठीक है। और डिपॉजिटरी बैंक जो मैंने आपको बताया कि डिपॉजिटरी बैंक क्या होती है, अ यूएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोन एज डिपॉजिटरी बैंक। एक यूएस की फाइनेंस जो मैंने आपको बताया कि वो ऑथराइजेशन लेटर लेकर के उस डिपॉजिटरी बैंक के पास जाती है जो कि फॉरेन में सिचुएटेड है, इंडिया में नहीं। इंडिया में कस्टोडियन बैंक होती है, फॉरेन में फॉरेन डिपॉजिटरी होती है जिसे डिपॉजिटरी बैंक कहा जाता है। And is responsible for issuing and facilitating the trading of ADRs, जो कि ADR issue करेगी। The depository bank purchases the shares of the foreign company's stock on the stock exchange and then issue ADR in US to represent the shares। ये होता है डिपॉजिटरी बैंक का काम, जो भी प्रोसेस मैंने आपको पहले समझा दिया। अब GDR क्या होती है? GDR ग्लोबली इशू की जाती है। जिस तरीके से एडीआर है उसी तरीके से जीडीआर है, पर एडीआर अमेरिकन कंपनी के द्वारा इशू की जाती है और जीडीआर अदर देन अमेरिकन होती है। जो भी तो जीडीआर में भी कुछ कंट्रीज है जो कि जीडीआर उस कंट्रीज के डिटेल्स मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए इंडियन अगर अमेरिकन कंपनी जो कि लिस्टेड है, अमेरिकन कंपनी जो भी लिस्टेड है कहाँ पे, नेस्डेक में। अगर आईटी कंपनी है, अगर आईटी कंपनी है, यहाँ समझिए, देखिए अगर कोई भी आईटी कंपनी है यार की जो भी जीडीआर होगी वो लिस्टेड होगी हमारे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। कहाँ पे? लंदन स्टॉक एक्सचेंज में होगी। जो जीडीआर इशू जो भी करेगी वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी वो कंपनीज। ठीक है। और जीडीआर कौन इशू कर सकता है? 37 FTF कंट्रीज, 37 FATF कंट्रीज। एक सेकेंड, हमारे जीडीआर कौन कौन इशू करेगी? 37 FTF कंट्रीज होती है, FATF। इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आप इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं कि फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। याद रखिएगा, FTF कंट्रीज। और FTF कंट्रीज कौन सी होती है? जो ये ठेका लेती है कि हम अपनी कंट्रीज में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होने देंगे। कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम हम अपनी कंट्री में नहीं होने देंगे। तो ऐसी 37 कंट्रीज है जो कि उन्होंने जिम्मा लिया है कि हम कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होने देंगे अपनी कंट्री में। उसे ही FATF कंट्रीज बोला जाता है और इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है। और ये जीडीआर पे वर्क करेगी। आई थिंक आपको एडीआर और जीडीआर में क्लियरिटी हो गई होगी। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे एडीआर और जीडीआर के अलावा इसके आगे के कॉन्सेप्ट। अब एडीआर और जीडीआर दो तरीके से वर्क करेगी। वो स्पॉन्सर्ड भी हो सकती है, अनस्पॉन्सर्ड भी हो सकती है। अब हम स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड को समझेंगे। उससे पहले स्पॉन्सर्ड अनस्पॉन्सर्ड समझने से पहले कैपिटल और नॉन कैपिटल रेजिंग में समझाना चाहूंगी। उसके बाद आपको स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि कैपिटल रेजिंग क्या होती है और नॉन कैपिटल रेजिंग क्या होती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कैपिटल रेजिंग। कैपिटल रेजिंग क्या होगी? अंडर कैपिटल रेजिंग डॉलर एंड यूरो आर रिसीव्ड बाय द इश्यूअर कंपनी के बैंक में डायरेक्टली वो आएगी। कैसे वर्क करती है और कैपिटल रेजिंग कैसे होती है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। मान लीजिए इंडिया की कंपनी है विप्रो। ठीक है, विप्रो को एडीआर इशू करना है यूएस मार्केट में। ठीक है, तो वो जाएगी यूएस मार्केट में और 1 बिलियन डॉलर का एडीआर इशू कर देगी। ठीक है, यूएस मार्केट में जाकर। और
वहां से उसे एडीआर इशू हो जाएंगे, और एडीआर इशू जो भी होंगे वो विप्रो के अकाउंट में वो सारे पैसे आएंगे। जो भी एडीआर इशू होगी वो पैसे जो भी डॉलर्स में आएंगे या यूरोस में आएंगे, वो कहाँ से आएंगे? विप्रो जो कंपनी है उसके बैंक अकाउंट में। मीन्स वो पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ होगा? कंपनी में लगेगा वो पैसा, विप्रो कंपनी में लगेगा, ताकि कंपनी किस लिए वो पैसे को रेस की है, उस कंपनी से वो क्या करेगी? ग्रो करेगी। ये जो भी यहाँ पे इसे डॉलर्स मिल रही है वो क्या करेगी? ये कंपनी विप्रो उससे ग्रो करेगी, उससे ग्रो करेगी और अपना बिजनेस और बढ़ाएगी। इसका क्या मतलब है कैपिटल रेजिंग का? यहाँ भी जो भी हमें कैपिटल मिल रहा है एडीआर के जरिए, वो सारा का सारा हमारे बिजनेस में यूटिलाइज हो रहा है। हम उसे बिजनेस में यूटिलाइज कर रहे हैं फुल्ली, कंपनी को ग्रो कराने में। तो ये कंपनी के ही बैंक अकाउंट में ये डायरेक्टली आती है, इसीलिए इसे कैपिटल रेजिंग कहा जाता है। क्लियर हो गया आपको कैपिटल रेजिंग? और नॉन कैपिटल रेजिंग क्या होगी कि अगर अगर विप्रो एक कंपनी और कंपनी के जो फाउंडर या जो आप चेयरमैन बोलिए, शेयर होल्डर्स बोलिए, वो अलग होते हैं। कंपनी अलग होती है और उसके शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। ठीक है, तो विप्रो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में विप्रो डायरेक्टली ना जा करके विप्रो क्या किया? विप्रो के जो फाउंडर है अजीम प्रेमजी, उन्होंने क्या किया कि अपना शेयर्स, उनका विप्रो में 75% हिस्सा था, उनका शेयर्स था 75%। तो उस 75% हिस्से में से उन्होंने कंपनी को 25% दे दिया अपना हिस्सा, और बोला कि इस 25% को ले जाकर वो यूएस मार्केट में एडीआर इशू करवा ले। ठीक है, अजीम प्रेम जी ने कंपनी को अपने 75% वाले हिस्से में से 25% दे दिया कंपनी को, और बोला कि ये शेयर्स लेके जा करके यूएस मार्केट में एडीआर इशू करवा ले। ठीक है, कंपनी क्या करेगी? इस 25% जो भी शेयर्स मिला है विप्रो को, वो उस शेयर्स को लेकर के इशू करवाएगी एडीआर यूएस मार्केट में जाके। मान लीजिए $1 बिलियन का। ठीक है, तो यहाँ पे तो इस फर्स्ट वाले एग्जांपल में यूएस मार्केट से जो भी इशू हो रहे थे वो डायरेक्ट कंपनी के बैंक अकाउंट में जा रहे थे विप्रो के। लेकिन यहाँ पे ये शेयर्स ओरिजिनली तो है अजीम प्रेम जी के ही, तो जो भी पैसा इशू होगा यहाँ से, जो भी एडीआर डॉलर्स इशू होंगे, वो कहाँ जाएंगे? अजीम प्रेम जी के पर्सनल बैंक अकाउंट में, अजीम प्रेम जी के खुद के बैंक अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि शेयर्स उन्होंने दिया था और ओरिजिनली शेयर्स जिन्होंने दिया था वो उसी के बैंक अकाउंट में वो पैसा जाएगी, ना कि कंपनी के। अगर कंपनी के बैंक अकाउंट में जाती डायरेक्ट तो वो उसे ग्रो करने में यूज करती कंपनी, लेकिन अब अजीम प्रेम जी के पर्सनल बैंक अकाउंट में जा रही है और कंपनी को ये पैसा कोई भी लेना देना नहीं है, वो उसे मिल ही नहीं रही है। फिर अगर अजीम प्रेम जी कंपनी को दे वो अलग मैटर है, लेकिन जाएगी स्टार्टिंग में वो उनके अकाउंट में ही, तो ये कंपनी के थ्रू डायरेक्टली पैसा जा रही है, इसीलिए इसे नॉन कैपिटल रेजिंग बोला जा रहा है, क्योंकि ये कंपनी में यूटिलाइज नहीं हो रही। अब अजीम प्रेम जी उसका कुछ भी कर सकते हैं, वो खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपनी को भी दे सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उनके अकाउंट में आई है, उससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, ये थी नॉन कैपिटल रेजिंग। तो यहाँ पे जैसा लिखा है अंडर नॉन कैपिटल रेजिंग, dollar and euro are received in the personal bank account of the existing shareholders of issuer company who have given their shares। ये थी नॉन कैपिटल रेजिंग। कैपिटल रेजिंग में डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में पैसे आ रही थी, और नॉन कैपिटल रेजिंग में जो भी इशू, जो जिसने शेयर्स दिया है उसके बैंक अकाउंट में ही डायरेक्टली पैसा आएगी। ठीक है,
और अब हम समझेंगे स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड। इसको समझने के बाद अब देखिए होगा क्या स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड में। यहाँ यहाँ देखिए स्पॉन्सर्ड एडीआर और जीडीआर इज एन arrangement in which foreign company collaborates with the depository banks or financial institutions to create and manage the depository receipt program. The foreign company actively participate in the management and promotion of this depository receipts. इसका क्या मतलब है? स्पॉन्सर्ड में हम क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। इसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड में क्या होगा कि हम बैंक को कंपनी को बीच में लाएंगे, कंपनी के थ्रू हम जा रहे हैं। अजीम प्रेम जी ने कंपनी को शेयर्स दिया, कंपनी आगे ले जाके यूएस मार्केट में उसे इशू करवा रही है एडीआर, ना कि अजीम प्रेम जी डायरेक्टली जा रहे हैं। जब ये साइकिल एक कंपनी के थ्रू चल रही है इस तरीके से, उन्होंने पहले अपना शेयर्स कंपनी को दिया, कंपनी यूएस मार्केट में लेके जा रही है, तो ये होगी स्पॉन्सर्ड, क्योंकि यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व है, बीच में कंपनी इन्वॉल्व है, इसीलिए ये स्पॉन्सर्ड होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अजीम प्रेम जी डायरेक्टली यूएस मार्केट में चल जाए, अजीम प्रेम जी डायरेक्टली चले जाए यूएस मार्केट में, कंपनी बीच में ना आए, कंपनी है ही नहीं, और वहां से वो इशू करवा ले एडीआर, तो ये हो जाएगी अनस्पॉन्सर्ड, क्योंकि यहाँ कंपनी को हम बीच में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये है डिफरेंस स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड के बीच की। अगर हम कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो वो स्पॉन्सर्ड होगी, और अगर हम कंपनी को बीच में नहीं ला रहे, डायरेक्टली चले जा रहे हैं, तो वो अनस्पॉन्सर्ड होगी। तो आपको कैपिटल नॉन कैपिटल के बाद स्पॉन्सर्ड अनस्पॉन्सर्ड काफी इजीली तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अनस्पॉन्सर्ड में आपको पढ़वा देती हूँ। स्पॉन्सर्ड में देखिए यहाँ लिखा हुआ था कि collaborates with the depository bank or financial institutions to create and manage the depository receipt program। यहाँ पे कंपनी को हम इन्वॉल्व करते हैं जो भी। और अनस्पॉन्सर्ड में क्या होगी कि अनस्पॉन्सर्ड एडीआर एंड जीडीआर आर एस्टेब्लिश्ड विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और इंडोर्समेंट ऑफ द फॉरेन कंपनी, एंड इन दिस केस थर्ड पार्टी ऑफ्टन कोई भी हो सकती, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिसाइड टू क्रिएट द डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स फॉर द फॉरेन कंपनी शेयर्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, if the existing shareholders purchases ADR or GDR with the help of foreign depository without involving board of directors, यहाँ पे board of directors और कंपनी बीच में नहीं आ रही, without involving, और securities traded over the counter market rather than American stock exchange। ठीक है, तो ये थी अनस्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सर्ड की डिफरेंस। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट एडीआर जीडीआर की क्लियर हो गई होगी। ये प्रोसेस पूरा याद रखिएगा, क्योंकि आजकल यूजीसी नेट में प्रोसेसेस बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए आप इस प्रोसेस को याद रखिएगा। और कैपिटल रेजिंग नॉन कैपिटल रेजिंग क्या होती है उसे ध्यान में रखिएगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको क्लैरिटी से समझ आए। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगे या कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, कुछ नए टॉपिक्स चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करें कि आपको और कैसी टॉपिक्स चाहिए, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे में चाहिए तो वो भी बताएं, तो मैं उसे ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो ये थी आज की हमारी लेक्चर, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।